नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ उनकी बहुत सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन यह धमकी भी दी है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल भंडार और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। ट्रंप एक तरफ ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि अगर अमेरिका की सेना ईरान में जमीन पर उतरी तो ये कैसे उनके लिए एक और वियतनाम साबित हो सकता है। इसके बाद हम ईरान युद्ध में हूथी विद्रोहियों की एंट्री को आपके लिए डिकोड करेंगे। अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया हॉर्मुज खुलने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद रेड सी का रास्ता भी बंद होने की आशंका है। इस रास्ते के जरिए लगभग 15% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है और रेड सी के आसपास के इलाकों पर इस समय हूथी विद्रोहियों का ही कब्जा है। और आखिर में एक सवाल, कहीं आपका सीसीटीवी भी बिग बॉस की तरह आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? आपके घर, दुकान और दफ्तर में लगे सस्ते सीसीटीवी को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, जिससे आपका घर और आपकी प्राइवेसी सब खतरे में आ सकते हैं। अब भारत में 1 अप्रैल से वही सीसीटीवी बाजार में बेचे जाएंगे जिनके हैक ना होने की गारंटी होगी। इसलिए ये खबर, अगर आपके घर में सीसीटीवी है या आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए है। लेकिन ईरान युद्ध पर इस समय की बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हाइफा शहर की ऑयल रिफाइनरी पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर मिसाइल से हमला किया है और इस हमले के बाद इस रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल के मुताबिक उसने इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, इस मिसाइल को मार गिराया, लेकिन मिसाइल का मलबा रिफाइनरी के ऊपर फ्यूल टैंक पर जा गिरा, जिससे यहां पर आग लग गई। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें इस रिफाइनरी में जबरदस्त आग लगी हुई है, लेकिन इजराइल के मुताबिक इस हमले से रिफाइनरी के प्रोडक्शन या तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले ईरान ने 19 मार्च को भी इसी रिफाइनरी पर हमला किया था और ये इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और खबर आई है और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब एक और नई धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ उनकी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन अगर जल्द ही ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल भंडार और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो यहां पर एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत के लिए भी कह रहे हैं कि नई रिजीम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब नई रिजीम कौन सी है, नई सरकार कौन सी है, वो किन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नई रिजीम के साथ बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और उन्हें यह भी उम्मीद है कि कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर ईरान के ऊपर इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े हमले होंगे और ईरान के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नष्ट कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें बिल्कुल एक तरफा हैं और पक्षपातपूर्ण हैं और अमेरिका
ईरान पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। ईरान का यह भी कहना है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों में वो शामिल नहीं है। देखिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि वो इस युद्ध विराम के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान इसमें एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ईरान ने आज इससे भी इनकार कर दिया। درخواست‌های بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. और इस युद्ध में ईरान ने पहली बार अपने खर्ग आइलैंड की तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में इस आइलैंड पर सैकड़ों ईरानी सैनिक तैनात हैं, ये नजर आ रहा है, और ईरान के मुताबिक उसके सैनिक इस समय हाई अलर्ट पर हैं। खर्ग आइलैंड से ही ईरान अपना 90% तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। तो खर्ग आइलैंड से ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं जो अभी आपने देखी, और इन तस्वीरों के ज़रिए ईरान दुनिया को बताना चाहता है, अमेरिका को बताना चाहता है कि वो बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर कोई हमला किया या फिर अपने सैनिक उतारने की कोशिश की तो ईरान की भी पूरी तैयारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सोशल मीडिया पर बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और खर्ग आइलैंड के बारे में जो उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, यानी हॉर्मुज़ को अगर उन्होंने नहीं खोला तो फिर अमेरिका ईरान के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स और खर्ग आइलैंड, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पानी को प्रोसेस करने वाले जितने भी प्लांट्स ईरान में हैं, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स जो हैं ईरान में, जहां पर समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है ताकि लोग उसे पी सकें, हम पानी के ऐसे प्लांट्स को भी उड़ा देंगे, ये उन्होंने कहा है। जो वो कहते हैं कि अभी तक तो हमने जानबूझकर इन सारे प्लांट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया था, इन पर हमले नहीं किए थे, लेकिन अगर अब ईरान नहीं माना और हमारे साथ समझौता नहीं किया तो वो फिर इन चीज़ों को भी नष्ट करना शुरू कर देगी अमेरिका की सेना। और स्पेन ने अमेरिकी सेना के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। स्पेन के इस फैसले के बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट को, उनके जितने भी तमाम फाइटर जेट्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें अब अपने रूट बदलने पड़ेंगे। हालांकि अमेरिकी सेना की इमरजेंसी फ्लाइट्स और सामान्य उड़ानों को इसमें छूट दी गई है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्पेन इस पूरे युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, अपना एयर स्पेस नहीं वो चाहता कि अमेरिका इस्तेमाल करे, और स्पेन नेटो का सदस्य है और इस युद्ध के दौरान पहली बार किसी नेटो के सदस्य देश ने अमेरिका पर ऐसा प्रतिबंध लगाया है और खुलकर ये कहा है कि हम अपने इलाके को इस ईरान युद्ध में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मतलब बड़ी बात यह है कि नेटो के भी सदस्य देश अब अमेरिका के खिलाफ होने लगे हैं और अमेरिका को कोई सहायता वो नहीं दे रहे हैं। स्पेन ने इसकी शुरुआत कर दी है, ये अमेरिका के लिए एक झटका है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के यूनिवर्सिटीज पर हमला करेंगे तो ईरान भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर हमले करेगा।
ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे लगभग 600 शिक्षण संस्थानों को, यानी उनके स्कूल कॉलेजों को जानबूझकर निशाना बनाया है। कतर और यूएई में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी जैसे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, और ईरान की सेना ने लोगों को इन यूनिवर्सिटीज से अब 1 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी है। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये जो युद्ध है ये छात्रों तक पहुंच रहा है, ये स्कूल और कॉलेजों तक पहुंच रहा है, और ईरान ने यह साफ चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में जो भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं या अमेरिका से जुड़े हुए संस्थान हैं पढ़ाई लिखाई के, हम उन पर हमला करेंगे और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्रों को और उनकी फैकल्टी को उन्होंने ये कहा है कि अपने कैंपस से कम 1 किलोमीटर दूर रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो सोचिए, इस युद्ध में हालात यहाँ तक आ गए हैं कि ईरान ने अब ये कह दिया है कि अब वो यूनिवर्सिटीज़ पर हमले करेगा, कॉलेजों पर हमले करेगा, जो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं मिडिल ईस्ट में। अब अमेरिका के एक और हवाई हमले में ईरान की महान एयरलाइंस का एक यात्री विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। यह विमान ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और ये नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था, और नई दिल्ली से यह विमान दवाइयां और ज़रूरी राहत सामग्री लेकर वापस ईरान जाने वाला था। लेकिन इस हमले के बाद ये उड़ान रोक दी गई है। आप कह सकते हैं कि ये एक सिविलियन प्लेन था, लेकिन इस सिविलियन प्लेन को भी अमेरिका की सेना ने इस पर हमला किया है। ये ईरान ने दावा किया है कि हमारी एक एयरलाइन के सिविलियन प्लेन को भी इस समय उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। अब देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है ईरान से, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान में अब जमीनी लड़ाई की तैयारी भी कर रही है। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जिसे हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन ईरान के लिए एक ऐसे ज़मीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। इस युद्ध में 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जैसे डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स या अमेरिका के आर्मी रेंजर्स, इनकी मदद से छोटे, तेज और सटीक हमले और ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और दूसरा, पारंपरिक सेना की मदद से ईरान के बड़े इलाके पर हमला करके वहां पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की सेना के लगभग 50,000 सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस प्लान को मंजूरी दे देते हैं तो ईरान युद्ध का ये फेज 2 शुरू हो सकता है। फेज 1 क्या था? फेज 1 था जिसमें सिर्फ हवाई हमले किए गए, उनका कोई भी थल सैनिक इसमें शामिल नहीं था। अभी तक सिर्फ मिसाइल से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, और यह फेज 1 था जिसमें सिर्फ एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। फेज 2 जो है उसमें आर्मी आ जाएगी, और अब अमेरिका के जो सैनिक हैं वो ईरान की जमीन पर पहुंच जाएंगे। अब हवा में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि लड़ाई जमीन पर होगी। अब तक वहां पर लड़ाई एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों तक ही सीमित थी, लेकिन पहली बार ईरान और अमेरिका की सेना के बीच जमीन पर आमने सामने का युद्ध शुरू हो सकता है। इससे युद्ध बहुत लंबे समय तक चल सकता है, इससे युद्ध बहुत महंगा हो सकता है, और सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी अब बहुत बढ़ सकता है। अमेरिका के लिए ईरान की जमीन पर जाकर लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ईरान का लगभग 50 से 55% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में जो भारी टैंक्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनसे युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये सब चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं। वहाँ पर इतने ऐसे रास्ते नहीं हैं कि वहाँ पर टैंक जा सकें, बख्तरबंद गाड़ियां जा सकें। पहाड़ों पर युद्ध का नियम यह है कि जो सेना ऊंचाई पर मौजूद होती है उसे उतना ही फायदा होता है, और उस पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस इलाके में ईरान की सेना पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है, यानी ऊंचाई पर बैठी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पहाड़ की चोटी पर ईरान का कोई एक सैनिक मौजूद हो, तो उस एक ईरानी सैनिक का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 8 से 9 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 8 से 9 गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को ईरान के सैनिकों से। और इसी वजह से कारगिल युद्ध के समय, अगर आपको याद हो,
जब भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसमें पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने में भारतीय सेना को तब बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि तब हमारी जो सेना थी वो नीचे थी और कारगिल में पहाड़ों की जो चोटियां थीं उस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए कब्जा करके बैठ गए थे। उनके पास ऊंचाई थी और वो ऊंचाई से हमले कर रहे थे, इसीलिए भारतीय सेना को इन्हें खाली कराने में इतना समय लगा था। अब आपको वापस ईरान युद्ध पर लाते हैं। इसके अलावा ईरान का लगभग 25% इलाका रेगिस्तान है। तो सोचिए, 50 से 55% इलाका पहाड़ी है और 25% इलाका रेगिस्तान है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और यह दुनिया के सबसे गर्म और मुश्किल स्थानों में से एक है। ईरान के एक ऐसे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में अमेरिकी सेना के लिए अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी बात, अमेरिकी सेना को ना तो ऐसे मौसम में ऑपरेट करने की आदत है और ना ही उसे ईरान के ऐसे दुर्गम इलाकों की कोई भी जानकारी है। इसलिए वहां पर टिके रहना, लड़ाई करना और जीतना अमेरिका के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पूरा की पूरा इलाका उनके लिए बिल्कुल नया है। यहां का मौसम उनके अनुकूल नहीं है, जगह की जानकारी उनके पास नहीं है, पहाड़ी इलाका है या फिर रेगिस्तान है, और ऐसे में जो एडवांटेज होगा वो ईरान की सेना को होगा। अमेरिका की एक और चुनौती है ईरान का ये मुश्किल इलाका। क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान, अफगानिस्तान और इराक दोनों ही देशों से बड़ा है। और ये दोनों देश मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इससे पहले अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया था। 20 साल तक अफगानिस्तान में उन्होंने लड़ाई की। इसी प्रकार से इराक में भी अमेरिका की सेना जमीन पर उतरी थी। लेकिन ईरान ना तो अफगानिस्तान है और ना ही इराक है, ये इराक और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, अफगानिस्तान का लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर था और इराक का लगभग 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए, अफगानिस्तान और इराक के मुकाबले ईरान बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना बड़ा है। अभी तक अमेरिका ने अफगानिस्तान देखा है, इराक देखा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा बड़ा इलाका है। ईरान के आसपास के इलाके में अमेरिका ने 21वीं सदी में 2 बड़े युद्ध लड़े हैं। 2001 में अफगानिस्तान का युद्ध और 2003 में इराक युद्ध। और इन युद्धों के नतीजे अमेरिका के मुताबिक नहीं निकले थे और सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए ईरान जैसे बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिक चाहिए। अमेरिका ने वर्ष 2003 से इराक युद्ध शुरू किया। इसमें अमेरिकी सेना के लगभग 15 लाख सैनिक शामिल हुए थे और लगभग 8 वर्षों तक चले इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4,500 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई थी। और जब अमेरिका 15 लाख सैनिकों के बावजूद इराक का युद्ध जीत नहीं पाया, तो ईरान में सिर्फ 50,000 सैनिकों के साथ जमीनी युद्ध शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इराक का ज्यादातर हिस्सा समतल और रेगिस्तानी था, लेकिन ईरान में बड़े बड़े पहाड़ हैं और रेगिस्तान, दोनों उनके सामने खड़े होंगे। वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक यानी 20 वर्षों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे लंबा युद्ध लड़ा। इसमें अमेरिकी सेना ने अपने 8 लाख सैनिकों को उतारा था और इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4,000 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे, जबकि अफगानिस्तान की अपनी कोई पारंपरिक सेना भी नहीं थी। फिर भी अमेरिका को इतना नुकसान हुआ और उस समय वो तालिबान से लड़ रहा था। अमेरिका ने वर्ष 1965 से 1973 तक यानी 8 वर्षों तक वियतनाम में भी युद्ध लड़ा था। तब अमेरिकी सेना के लगभग ऐसे ही लाखों सैनिकों ने यह युद्ध लड़ा और लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए थे। और अब तक किसी युद्ध में अमेरिका के इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई जितने सैनिक उन्होंने वियतनाम में खोए हैं। जिस तरह से वियतनाम के जंगलों में अमेरिका की सेना खो गई, वही हाल ईरान में भी हो सकता है। हालांकि इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम, इन तीनों युद्धों में अमेरिका का लक्ष्य इन देशों पर कब्जा करना था। इसलिए अमेरिका को समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि वो इस लक्ष्य के साथ इन तीनों देशों में प्रवेश उन्होंने किया था कि उन्हें इन देशों में कब्जा करना है। लेकिन ईरान पर उन्हें कब्जा नहीं करना, यहां पर उनका लक्ष्य अलग है। ईरान युद्ध को लेकर असल में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते रहे हैं, उनके लक्ष्य बदलते रहे हैं और ऐसा लगता है कि युद्ध को लेकर उनका मकसद स्पष्ट नहीं है।
पहले ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं, फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगे, लेकिन अब ट्रंप का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है और वो है हॉर्मूज का रास्ता खुलवाना। और ये रास्ता तो युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, यानी अमेरिका ने पहले ये रास्ता खुला हुआ था, फिर युद्ध छेड़ दिया, उसके बाद ये रास्ता बंद हुआ और अब अमेरिका ये चाहता है कि ये रास्ता किसी तरीके से खुल जाए। इसलिए युद्ध में अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट नहीं है और टाइमलाइन अगर आपकी स्पष्ट नहीं है कि आपको समय के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कितना समय लगेगा, अगर ये दोनों ही स्पष्ट नहीं है तो फिर जो सेना है बड़ी बड़ी वो भी खो जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि अमेरिका को ना तो लक्ष्य स्पष्ट था और टाइमलाइन भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका चाहे तो भारत से सीख ले सकता है। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बिल्कुल स्पष्ट हमलों के साथ सिर्फ 4 दिनों के अंदर अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए और फिर पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर करके भारत इस युद्ध से निकल गया। यानी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्यों को हासिल करके इस युद्ध को 4 दिन में समाप्त कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में जाना तो आसान है, लेकिन युद्ध से बाहर निकलना आसान नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध शुरू तो कर देती हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो कला है, ये भारत की सेना ने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया को दिखाई है कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने 4 दिन के लिए ये युद्ध शुरू किया और चौथे दिन वो इसमें से बाहर निकल गए। आप रशिया और यूक्रेन को देख लीजिए, 5वें वर्ष में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है और ये युद्ध भी कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। खुद अमेरिका ईरान युद्ध से पहले इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में वर्षों तक ऐसे ही फंसा रहा और उसे अपने मनचाहे परिणाम नहीं मिले थे। तो यहाँ पर जब भी हम बाहर निकलते हैं आजकल देश में, आप भी जब बाहर जाते होंगे, तो लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, ईरान का युद्ध कब खत्म होने वाला है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हम आपको ये बता सकते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता अभी, लेकिन ये युद्ध सिमटने की बजाय और फैलता जा रहा है। और अगर ये युद्ध फैल रहा है, अगर ये अब हवा से ज़मीन पर आ रहा है, अगर इसका इलाका फैल रहा है, इसमें और ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये युद्ध अभी और लंबा चल सकता है। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही खास सहयोगी और रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान अब किसी न किसी तरीके से परमाणु हथियार हासिल करके ही मानेगा। और मेदवेदेव का ये बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस समय रशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए और फिर हम बताते हैं कि उन्होंने ये कितनी खतरनाक बात कही है। По моему мнению, после убийства верховного лидера нет никаких сомнений, что Иран продолжит ядерные испытания в той или иной форме. И, стало быть, рано или поздно получит ядерное оружие. После того, что случилось, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это не грустно и печально констатировать. तो अब देखिए, मेदवेदेव कह रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार हासिल कर लेगा और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो आप सोच सकते हैं कि ईरान इसके बाद जिस दिन उसे ये लगा कि अब उसकी हार तय है, अब इस युद्ध में उसका कोई चांस नहीं बचा, तो ईरान इस परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने से भी चूकेगा नहीं। और दिमित्री मेदवेदेव के बयानों में, दावों में सच्चाई इसलिए नज़र आती है क्योंकि अब ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बाकायदा एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए पश्चिम एशिया में डेल्टा फोर्स, आर्मी रेंजर्स और नेवी सील्स के कमांडोज पहुंच गए हैं और ये तीनों ही अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हैं। अमेरिका का मिशन होगा अपनी स्पेशल फोर्सेस की मदद से ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना या फिर उसे नष्ट कर देना। ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 60% तक प्योरिटी की उसमें की जा चुकी है। मतलब इसमें 60% तक प्योरिटी अभी तक ईरान कर चुका है और अगर ये प्योरिटी 90% तक हो गई तो इस यूरेनियम से कम
10 परमाणु बॉम्ब बनाए जा सकते हैं और अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के इसी यूरेनियम को तलाश करके नष्ट करने की है या इसे अपने साथ ले जाने की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का यूरेनियम उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर होने की संभावना है और ये न्यूक्लियर साइट्स हैं इस्फहान, नतांज और फाडो। और ये सभी पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं और फाडो में ये न्यूक्लियर साइट 300 फीट जमीन के नीचे गहराई में है और ये गहराई किसी 30 मंजिला इमारत के बराबर है। आप सोचिए कि पाताल में, मतलब जमीन के नीचे एक 30 मंजिला इमारत जैसे बना दी गई हो, ये उतनी गहराई है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सिर्फ 3 मिनट में ही वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया था और नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी ऐसे ही खत्म कर दिया था। लेकिन ईरान में सैकड़ों फीट गहराई में मौजूद यूरेनियम पर कब्जा करने का कोई ऑपरेशन मिनटों में खत्म नहीं हो सकता। यानी यहां पर किसी एक इंसान को नहीं पकड़ना, किसी एक आतंकवादी को नहीं पकड़ना, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में यूरेनियम को पहले खोजना है और फिर उसे अपने कब्जे में लेना है। और ये यूरेनियम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर है और वहां पहुंचने वाला जो रास्ता है वो काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि नष्ट हो चुका होगा। यानी यहां से यूरेनियम को सुरक्षित बाहर निकालना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ने इन साइट्स पर पहले ही बहुत बमबारी की हुई है। ये सारी चीजें ऊपर से नष्ट हो चुकी होंगी और वहां तक पहुंचने का रास्ता अब किसी को नहीं पता होगा। और ऐसे किसी भी ऑपरेशन में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा खुद ईरान की सेना कर रही है, इसलिए ऐसे ऑपरेशन से युद्ध और भड़क सकता है। इससे पहले जून 2025 में भी अमेरिका ने इन तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था और बाद में यह दावा किया गया कि इस हमले के बावजूद ईरान का यूरेनियम हो सकता है कि अब भी सुरक्षित हो। इसलिए इस यूरेनियम तक पहुंचना किसी भी सेना के लिए, किसी भी देश के लिए अब बहुत मुश्किल होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंचना अमेरिका के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। ईरान के पास लगभग 6 लाख सैनिक हैं और वो 10 लाख और अतिरिक्त फाइटर्स की एक नई सेना बनाने का दावा कर रहा है। इस समय ईरान की सेना के लिए लगातार भर्ती चल रही है और उन्होंने भर्ती करने की जो उम्र की सीमा है उसे 12 साल कर दिया है। यानी 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा ईरान में अब वहां की सेना में भर्ती हो सकता है और ये सैनिक भी अमेरिकी सैनिकों के इस ऑपरेशन को और ज्यादा कठिन बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने इससे पहले भी जिस भी युद्ध में अपने सैनिकों को जमीन पर उतारा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, हर जगह अमेरिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और उसकी सेना कहीं से भी विजयी होकर नहीं आई। वियतनाम में उन्होंने 8 साल लगा दिए, अफगानिस्तान में 20 साल लगा दिए, इराक में भी लगभग 8 साल लगा दिए, जबकि वो शायद गए थे 8 हफ्तों के लिए, फिर 8 महीने और फिर 8 साल। क्या ईरान में भी यही होने वाला है? इसलिए बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि युद्ध कब समाप्त होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर अमेरिका की सेना जमीन पर उतर आई और कहानी फिर वैसी ही हुई वियतनाम और अफगानिस्तान की जैसी, तो फिर ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा। ईरान युद्ध में अब सबसे दिलचस्प मोड़ आ गया है और वो ये है कि इसमें यमन के हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं और आज सुबह ही हूथियों ने दूसरी बार इजराइल पर हमला किया है। इससे पहले उन्होंने 28 मार्च को इजराइल में कई हमले किए थे। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और यह हमला न केवल युद्ध के विस्तार का संकेत है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि अब यह युद्ध कई देशों और कई समूहों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब इसमें सिर्फ 2 सेनाएं नहीं लड़ रही, अब इसमें बहुत सारे संगठन लड़ रहे हैं। इसमें हिजबुल्लाह भी आ गया, इसके अंदर अब हूथी भी आ गए। तो ये 3 H आज हम आपको इनकी कहानी बताएंगे। ये हैं हिजबुल्लाह, हूथी और हमास। ये 3 ऐसे संगठन हैं जिनके पास बड़ी संख्या में फाइटर्स हैं। ये तीनों ही इजराइल से नफरत करते हैं, ये तीनों ही अमेरिका से नफरत करते हैं
और इन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, यानी ये हैं ईरान की सेना ही, लेकिन अब ये ईरान के लिए बाहर से लड़ेंगे। हूथी के हमलों ने दुनिया को दो वजहों से चौंका दिया है। पहला, यमन से इजराइल की दूरी लगभग 2200 किलोमीटर है, फिर भी हूथी इतनी दूर से इजराइल पर हमला कर पा रहे हैं। ये सोचिए, नक्शे पर 2200 किलोमीटर दूर बैठकर वो इजराइल तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, हूथी विद्रोहियों के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी जिसे रोक नहीं पा रहा। हूथी विद्रोहियों ने इस हमले में जिस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है फिलिस्तीन 2, और यह कोई सामान्य मिसाइल नहीं है। इसकी स्पीड मैक 16 तक यानी करीब 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यह मिसाइल सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि रेडार से बचने के लिए लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। साथ ही ये स्किप ट्रेजेक्टरी पर काम करती है, मतलब इसमें पहले ये मिसाइल अंतरिक्ष की तरफ जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, फिर अचानक नीचे आती है और फिर वायुमंडल को छूकर दोबारा से ऊपर चलती है। इस प्रक्रिया से रेडार और इंटरसेप्टर मिसाइल भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार की मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीधे लाइन में नहीं जाती बल्कि ऊपर नीचे अपना जो रास्ता है उसे बदलती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हूथी विद्रोहियों के पास इतनी खतरनाक मिसाइल कैसे आई। इसे समझने के लिए पहले आप हूथियों का इतिहास समझिए। आज हम आपको थोड़ा हूथियों के बारे में भी बताते हैं और आपकी जानकारी इन हूथियों के बारे में आज थोड़ी सी बढ़ेगी। हूथी यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक राजनीतिक और सैन्य समूह है। शिया जैदी समुदाय का जैदी समुदाय ने 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह के लिए उन्होंने खुद को संगठित किया। शुरुआत में ये एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये एक सशस्त्र विद्रोही संगठन बन गया। इस समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूथी के नाम पर रखा गया है, इसलिए बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इन्हें हूथी क्यों कहा जाता है। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था हूथी। हूथी विद्रोही खुद को अंसार अल्लाह यानी अल्लाह के साथी भी कहते हैं और 2011 में अरब देशों में अरब स्प्रिंग के विद्रोह के बाद यमन में भी एक ऐसा ही राजनीतिक संकट शुरू हुआ। 2014 में हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और यमन की सरकार को भागने के लिए मजबूर कर दिया, यानी पूरे देश पर कब्जा कर लिया और यहीं से यमन के एक हिस्से में हूथियों का शासन शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ यमन सरकार को सऊदी अरब की सेना ने मदद की। 2015 में हूथी आंदोलन के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी अरब की लीडरशिप में बाकायदा कई देशों का गठबंधन बना, जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत और मिस्र जैसे 10 देश शामिल थे। इसे अमेरिका भी अपना समर्थन दे रहा था और यही कारण है कि हूथी इन सभी देशों के खिलाफ हैं। इन सभी देशों से वो नफरत करते हैं और ये सारे देश वो हैं जो आज ईरान के भी दुश्मन देश हैं। इस गृह युद्ध में 10 से ज्यादा देशों की कोशिशों के बावजूद हूथी विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कायम रहा। तो एक बड़ी बात आप देखिए कि ये 10 देश मिलकर भी हूथियों को हरा नहीं पाए। उस समय आरोप लगा कि ईरान हूथी विद्रोहियों को हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और पैसा भी दे रहा है। यमन में पिछले 1 दशक से गृह युद्ध चल रहा है और अमेरिका भी हूथी विद्रोहियों पर इससे पहले हमले कर चुका है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने हूथी विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बावजूद आज भी हूथी विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत यमन के कई हिस्सों पर कब्जा है। इस नक्शे में अब आप देखिए कि यमन में हूथियों का ज्यादातर कब्जा रेड सी के आसपास के इलाकों में है। आज यमन कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके एक हिस्से पर हूथियों का कब्जा है तो दूसरे हिस्से पर वहां की सरकार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। यमन की आधिकारिक सरकार अदन नाम के एक शहर में स्थित है और इसका नेतृत्व वहां के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी कर रहे हैं। अल अलीमी ने जब वर्ष 2022 में वहां की सत्ता संभाली तब से गृह युद्ध काफी कम हो चुका है, लेकिन हूथी बार बार रेड सी पर हमला करते रहे हैं। हूथी विद्रोही भी हमास और हिजबुल्ला की तरह इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन मानते हैं और सऊदी अरब से भी नफरत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने ही हूथियों पर हमला किया था। ईरान लगातार हूथी विद्रोहियों की हथियारों से मदद करता रहा है, जैसा मैंने आपको कहा, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग। हूथियों के पास इस समय आधुनिक लेटेस्ट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं।
28 मार्च को इजराइल पर किया गया उनका हमला हूतियों की मिसाइल्स की ताकत को दिखाता है और एक अनुमान के मुताबिक इस संगठन में लगभग 2 लाख फाइटर्स हैं। संख्या देख लीजिए आप, 2 लाख फाइटर्स इसके पास हैं। हूती विद्रोहियों ने खुद को किसी देश की आर्मी की तरह संगठित किया है और वो अपनी मिलिट्री परेड भी निकालते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 100 से लेकर 300 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 50 से लेकर 150 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 50 से लेकर 100 क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। हूती विद्रोहियों को ज़्यादातर हथियार ईरान से मिले हैं। इसके अलावा तस्करी के जरिए भी ये हथियार रशिया, चीन और उत्तर कोरिया से आते हैं। इसलिए इनके पास कितने हथियार हैं इसका किसी के पास कोई सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन आज हूती विद्रोहियों के पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनसे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हूती विद्रोहियों की कमाई मुख्य तौर पर उनके नियंत्रण वाले इलाकों में टैक्स और ज़बरदस्ती वसूली से होती है। वो यमन के बंदरगाहों पर आने वाले सामानों से भारी टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान जैसे देशों से भी पैसा मिलता है और मदद मिलती है और इस पैसे से ही वो हथियार खरीदते हैं और फिर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हैं। हूतियों की ताकत का अंदाज़ा उनके इससे पहले लड़े गए युद्धों से आपको पता चलेगा। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक यमन में गृह युद्ध चला और इस दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व में 10 देश मिलकर भी हूतियों को यमन से बेदखल नहीं कर पाए। 7-8 साल की लड़ाई के बाद भी हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर अपना कब्जा जारी रखा। फिर वर्ष 2023 और 24 में हूतियों ने रेड सी में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले शुरू किए। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज़्यादा हमले किए थे। वहां पर शिप्स का निकलना मुश्किल कर दिया था और इसी की वजह से सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित हुआ और इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूतियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन वो हूतियों को यमन से तब भी नहीं भगा पाए, यानी ये अमेरिका के कब्जे में भी नहीं आए। पिछले साल मार्च में अमेरिका ने यमन के हूती लड़ाकों पर एक हवाई हमला किया था। करीब 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट हो गए। उस समय हूथी लड़ाके रेड सी में पश्चिमी देशों के व्यापारिक समुद्री जहाज़ों पर हमला कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने इन पर हवाई हमले किए, लेकिन इस ऑपरेशन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती के फाइटर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। तो सोचिए, हूतियों के साथ अमेरिका को समझौता करना पड़ा और फिर ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये जो पुराने युद्ध हूतियों ने लड़े हैं, इनसे पता चलता है कि अमेरिका सहित कई देश मिलकर भी आज तक हूतियों का सफाया नहीं कर पाए और हूतियों के इस युद्ध में शामिल होने से एक और मोर्चा अब खुल गया है। अभी तक पूरी दुनिया हॉर्मूज के बंद होने से परेशान थी, लेकिन अब रेड सी के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने की आशंका बढ़ गई है। इसके एक हिस्से से सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है और रेड सी और अरब सागर को बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ही है। रेड सी में जिस जगह पर यह रास्ता है उस इलाके में हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है और वो बेहद बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमला कर सकते हैं। रेड सी के इस रास्ते के जरिए लगभग 12 से 15% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है और इस रास्ते से दुनिया का लगभग 9% कच्चा तेल और 8% LNG गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का ये सबसे तेज समुद्री मार्ग है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद ये उम्मीद थी कि रेड सी के रास्ते व्यापार बढ़ेगा और सऊदी अरब इस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई बढ़ा देगा और पूरी दुनिया में थोड़े लंबे रास्ते से ही सही, लेकिन रेड सी के जरिए काम चलता रहेगा। लेकिन अब ये रास्ता भी हूतियों की वजह से बंद हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इजराइल पर हूती हमले के बाद फिर से कच्चा तेल आज $110 प्रति बैरल पर आ चुका है। सऊदी अरब को एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए पहले अब सुएज कैनाल पास करना होगा और फिर द केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना होगा और इसकी वजह से समय और खर्च
दोनों ही बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इसलिए तेल जब आप तक पहुंचेगा, यानी दुनिया तक पहुंचेगा, तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और महंगा भी बहुत हो जाएगा। तो यह है हूथियों की कहानी। अब हूथी इस युद्ध में प्रवेश कर गए हैं और अब वो ईरान की सेना के पीछे खड़े होकर ईरान का साथ दे रहे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खाड़ी के ज़्यादातर देश इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं और अब हूती संगठन भी ईरान के पक्ष में इस युद्ध में शामिल हो गए। हिजबुल्लाह पहले से ही ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले कर रहा है और इस तरह से धीरे धीरे अब इस युद्ध का विस्तार हो रहा है, ये युद्ध फैल रहा है और आने वाले दिनों में ये संभव है कि हूती और हिजबुल्लाह की तरह हमास भी ईरान के पक्ष में इस युद्ध में उतर जाए, जबकि यूएई, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इस तरह से ये युद्ध रुकने के बजाय अब कई महीनों तक बढ़ भी सकता है और आज इसीलिए हमने आपको 3H की कहानी सुनाई और वो 3H हैं हिजबुल्लाह, हूती और हमास, और ये तीनों ही ईरान के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देता है, ह्यूमन राइट्स का सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि अलग अलग देशों में लोकतंत्र खतरे में है और फिर वो अपना हस्तक्षेप करता है। अमेरिका की कितनी संस्थाएं भारत में ही कहती रहती हैं अक्सर कि लोकतंत्र खतरे में है, फिर हमारे विपक्ष के लोग उन रिपोर्ट्स को कोट करके कहते हैं कि देखिए भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन अब खुद अमेरिका के ही लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुए। 28 मार्च को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें लगभग 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 80 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या ही लगभग 34 करोड़ है। 34 करोड़ के देश में 80 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के 3000 से ज्यादा शहरों में ट्रंप के विरोध में सड़कों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि यह कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं, बल्कि ट्रंप के विरोध में एक जन आंदोलन की तरह है। इस विरोध प्रदर्शन को नो किंग्स का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है अमेरिका में कोई राजा नहीं है और अगर कोई राजा बनने की कोशिश करता है तो ये उसके खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नो किंग्स, नो वॉर विद ईरान, मेक अमेरिका ट्रंप लेस अगेन और सेव डेमोक्रेसी जैसे पोस्टर्स और बैनर्स हैं। आप तस्वीरों में देखिए। आपको याद होगा, ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के लोग भी अपनी ही सरकार के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ट्रंप ईरान के इन प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन कर रहे थे। तो देखिए, युद्ध से पहले ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन एक महीने के युद्ध के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। अब ईरान में विरोध प्रदर्शन बंद हो चुके हैं और इस युद्ध के बाद ईरान के लोग अपनी सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं। मतलब इस युद्ध ने ईरान के लोगों को बिल्कुल एकता के सूत्र में बांध दिया है। अमेरिका के हमलों ने ईरान की जनता को उसी सरकार के साथ एकजुट कर दिया है जिसके खिलाफ सिर्फ 2 महीने पहले तक हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका में खुद ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन अब खुद अमेरिका के लोग ही ट्रंप की सत्ता बदलने की मांग कर रहे हैं। लाखों प्रदर्शनकारी ईरान युद्ध का वहां पर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह युद्ध लंबा और अंतहीन हो सकता है और इसकी कीमत अमेरिका के लोगों को चुकानी पड़ेगी। ईरान युद्ध के अलावा ये लोग
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का भी विरोध कर रहे हैं। अब अमेरिका के लोग ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इनका आरोप है कि ट्रंप की नीतियां तानाशाही की तरफ जा रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इसी वजह से इन विरोध प्रदर्शनों को नो किंग्स का नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों में आम जनता के साथ साथ अमेरिका के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी हैं। हॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता रॉबर्ट डे नीरो इन प्रदर्शनों की मुखर आवाज बन गए हैं और उनका कहना है कि ट्रंप अमेरिका की आज़ादी, सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नो किंग्स प्रोटेस्ट क्या होता है और ये कब शुरू हुए। इस साल ट्रंप के विरोध में नो किंग्स की ये तीसरी बड़ी रैली है। इससे पहले इसी साल जनवरी और फरवरी में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए थे। जनवरी में ट्रंप के खिलाफ शुरू हुआ गुस्सा फरवरी में और बढ़ा और ईरान युद्ध ने अमेरिका के लोगों के इस गुस्से को एक बड़े विस्फोट में बदल दिया और इसीलिए अब लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नो किंग्स रैली में हिस्सा ले रहे हैं। नो किंग्स रैली का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1776 में अमेरिकी क्रांति के दौरान वहां की जनता ने पहली बार नो किंग ओनली पीपल्स रूल का नारा दिया था। मतलब कोई राजा नहीं, सिर्फ जनता का शासन। उस समय अमेरिका ब्रिटेन की राजशाही के अधीन था, यानी अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था और किंग जॉर्ज III अमेरिका के राजा थे। ब्रिटेन की राजशाही के विरोध में अमेरिका में यह नो किंग्स आंदोलन शुरू हुआ और 1776 में किंग जॉर्ज के खिलाफ जो नारा था, आज वही नारा अमेरिका की सड़कों पर गूंज रहा है। यानी नो किंग्स सिर्फ ट्रंप के विरोध में सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अमेरिका की जनता की एक ऐतिहासिक चेतावनी है, जिसका संदेश यही है कि अमेरिका एक बार फिर राजा से आज़ाद होना चाहता है और अब किसी नए राजा को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान युद्ध के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है और अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होना है। अगर जल्द ही ट्रंप ईरान युद्ध को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्हें और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये नो किंग्स रैली अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान युद्ध में भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया है और ये है मौजूदा अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग E-3 सेंट्री पर ईरान का हमला और कैसे ईरान ने इतने बड़े जहाज पर हमला किया और इसके 2 टुकड़े कर दिए। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के खाता। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। अमेरिका की घरेलू राजनीति की तरह ईरान युद्ध में भी अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। ईरान ने 27 मार्च को हमला करके सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग E-3 सेंट्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के, इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि हमले से पहले ये विमान कुछ ऐसा दिखता था जो आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और इस पर ईरान का हमला होना, उसमें भी E-3 सेंट्री जैसे बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट का नष्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस हमले से ईरान का मनोबल ऊंचा होगा और अमेरिका के लिए ये नाक कटने जैसा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान ये हमला इसलिए कर पाया क्योंकि रशिया अपने सैटेलाइट से ईरान को अमेरिकी सेना की मूवमेंट के बारे में लाइव डेटा दे रहा है, लेकिन रशिया ने इससे इनकार किया है। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस युद्ध में कैसे सैटेलाइट्स की मदद से हमले हो रहे हैं और किसी मिसाइल हमले को रोकने के लिए भी अब सैटेलाइट्स की मदद ली जा रही है, हमले करने के लिए भी और हमलों को रोकने के लिए भी। अब आपको बताते हैं कि इस विमान का नष्ट होना अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। E-3 सेंट्री एक एवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। हिंदी में इसका मतलब है आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार जो पूरे आसमान की रखवाली करता है। और इस हवाई जहाज में एक कंट्रोल रूम होता है जो युद्ध के उस इलाके में मौजूद आसमान में फाइटर जेट्स को दुश्मन के लक्ष्यों के बारे में लगातार बताता है, इसलिए इसे फ्लाइंग रेडार कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट पर गोल डिस्क जैसा एक रेडार लगा होता है और इसे कहते हैं रोटोडोम, और ये 360 डिग्री में लगातार घूमकर निगरानी करता है। इस रेडार की मदद से ही ये एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते हुए लगभग 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स का पता लगा सकता है। पहली बार किसी युद्ध में अमेरिका का कोई बोइंग E-3 विमान नष्ट हुआ है। अमेरिकी सेना 1970 के दशक से इस विमान का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के युद्ध में कर चुकी है, लेकिन आज तक अमेरिका का कोई भी दुश्मन इस विमान को छू नहीं पाया, इसे नष्ट नहीं कर पाया। एक उदाहरण से अगर आप समझ पाएं तो जैसे जब आप किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट बॉक्सर को, चैंपियन बॉक्सर को एक कमज़ोर बॉक्सर के सामने लड़ते हुए देखते हैं, और एक कमज़ोर बॉक्सर जो होता है अगर हैवीवेट बॉक्सर को एक पंच भी अगर मार दे तो ये बड़ी बात मानी जाती है। इस एक एयरक्राफ्ट के नुकसान से शायद अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान अमेरिका को ऐसे पंच लगातार मार रहा है और यही बहुत बड़ी बात है। इस समय अमेरिका के एक ऐसे नए एवॉक्स विमान की कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है और एक ऐसा विमान तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास 16 बोइंग E-3 सेंट्री विमान थे और अब इसके जाने के बाद 15 बचे हैं। एवॉक्स को अमेरिकी सेना की आंखें कहा जाता है क्योंकि आसमान में उड़ते हुए यही विमान सबसे पहले दुश्मन का पता लगाता है और ईरान अब तक अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एक अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट और 12 ड्रोन्स या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 2 अनटचेबल फ्लाइंग एसेट्स को छू लिया है। एवॉक्स से पहले ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर भी हमला करने का दावा किया। एवॉक्स एक बहुत ही हाई वैल्यू एसेट है। युद्ध के दौरान जब ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कई फाइटर जेट्स उनके आसपास तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट के पास लंबी रेंज का रेडार तो होता है, लेकिन खुद अपनी रक्षा करने के लिए इसमें कोई मिसाइल या रॉकेट नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता। और किसी भी युद्ध में दुश्मन सबसे पहले ऐसे ही एयरक्राफ्ट पर हमले की कोशिश करते हैं क्योंकि ये युद्ध में जीत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक ऐसे ही एवॉक्स को 314 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था और पाकिस्तान के इस एवॉक्स का नाम है साब एरी आई 2000।
अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और तकलीफें आधी हो जाती हैं जब कोई अपना आकर कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाई